तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर के अंदर। इससे पहले मैंने पीवाईक्यू की 2 क्लास ली है राजस्थान के परिचय की। आज से हम राजस्थान का भूगोल ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैंने सोचा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर दिया जाए। तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो प्रश्न बनाता कहाँ से है? वो बनाता है हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक चलती है राजस्थान का भूगोल, सबसे ऑथेंटिक बुक है, वहां से, है ना। उसके अलावा कॉलेज में चलती है प्रोफेसर एच.एस. शर्मा और एम.एल. शर्मा की राजस्थान का भूगोल, वहां से। तो क्यों ना हम उसी बुक से राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल तो आप सही करके आ जाओगे, लेकिन लाइन टू लाइन यदि प्रश्न बना फिर आप कैसे सही करोगे? तो इसीलिए हमें राजस्थान का भूगोल उसी बुक से पढ़ना चाहिए जहां से प्रश्न बन रहा है। जैसे मान लीजिए संविधान है, क्या है संविधान? संविधान को आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ सकते हो, लेकिन यदि संविधान से बैरियर से प्रश्न बनता है तो वो लाइन के एक शब्द से भी प्रश्न बनाता है ना, आर्टिकल से, तो भी आप सही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज हम ये आपका पहली क्लास है राजस्थान का भूगोल थ्योरी की। तो आप लोग जरूर पूरी वीडियो देखना, आपको मजा आने वाला है, क्योंकि मैं हूं और ये मेरे सामने कैमरा यानी कि आप सब हो। मुझे पता नहीं कितने लोग मुझे देखेंगे, लेकिन हाँ, मैं अपना सबसे बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक को, विषय सूची को देख लेते हैं। बुक आपको पता है श्री हरिमोहन सक्सेना जी की राजस्थान का भूगोल है, ये 47वां संस्करण है, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर टॉपिक क्या क्या दे रखे हैं। जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय दे रखा है इसके अंदर, और हर एग्जाम में एक प्रश्न बन ही जाता है यहाँ से, है ना। तो इस राज्य के निर्माण की पृष्ठभूमि, स्थिति एवं विस्तार है। ज्यादातर प्रश्न स्थिति एवं विस्तार से बनते हैं ज्यादातर, है ना। और राजस्थान मुख्य तथ्य है, फैक्चुअल है, वहां से भी प्रश्न बन जाता है। फैक्चुअल क्या होता है? जैसे राजस्थान की जनगणना का आंकड़ा पूछ सकता है ना, लिंगानुपात, वो भी फैक्चुअल इसी के अंदर आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान, यानी कि इकोनॉमिक की रूप से राजस्थान की भूमिका क्या है, वो भू आकृतिक स्वरूप या भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल हो गया, उसके अलावा अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, यहाँ की विशेषताएं वो। उसके अलावा अपवाह प्रणाली एवं जिले। अपवाह प्रणाली यानी कि नदियां भी 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है राजस्थान के अंदर? 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, जैसे रेगिस्तान में बहने वाली नदियां आंतरिक, मरुस्थल के अंदर बहती है आंतरिक, और एक बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, तो उनको देखेंगे। उसके अलावा झीलें हैं, अलग अलग खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं, वो देखेंगे अपन, है ना। उसके अलावा बांध है, नदियों पर बांध बने हुए, अलग से छोटे छोटे बांध भी है, तो वो भी देखना पड़ेगा, है ना। और उसके अलावा जैसे बहुत सारे बांध ऐसे होते हैं जो चर्चाओं में रहते हैं, उन्हें ज्यादा देखने का प्रयास करेंगे, वहां से प्रश्न बन जाता है ना। कुछ योजनाओं में होते हैं, वो देखेंगे। जलवायु, राजस्थान की जलवायु बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न, ये टॉपिक है, और इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप एक बार पढ़ोगे जलवायु को, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और जब इंडिया की जलवायु पढ़ोगे ना, तो भी आपको याद हो जाएगा, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद है आपके प्राकृतिक वनस्पति, वन, है ना, वन्य जीव, जैव विविधता, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अपन वन देखेंगे, वन कितने प्रकार के होते हैं, वन कौन कौन से होते हैं, वनों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन से जानवर पाए जाते हैं। उसके अलावा वन संसाधन है ना, कौन सी वृक्ष पाए जाते हैं, है ना, सागवान के वृक्ष, धोकड़ा के वृक्ष, तो ये सब चीजें। वन्य जीव है, वन्य जीव के अंदर अपन बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, है ना। जैसे आप देखोगे अभ्यारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, शुभंकर का, तो हर एक चीज को अपन देखेंगे। मिट्टी, मृदा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सामान्य वर्गीकरण 8 प्रकार से देखेंगे, नवीन वर्गीकरण 5 प्रकार से देखेंगे, एंटीसोल, अल्पीसोल, वर्टीसोल, इंसेप्टिसोल, ये क्या है, इन सबको अच्छे से देखेंगे। ओके, एरिडीसोल, सबको अच्छे से देखेंगे। उसके अलावा अपन देख लेंगे दोस्तों जल संसाधन, सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण, कृषि एवं कृषि जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है ना, तो उसको भी अच्छे से देखेंगे। पशुपालन है, पशुपालन को देखेंगे, गाय को देखेंगे, भैंस को देखेंगे, बकरी को देखेंगे, भेड़ को देखेंगे, अश्व को देखेंगे, सबके आंकड़े देखेंगे, नवीन आंकड़े देखेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे हम पूरा भूगोल शानदार तरीके से। खनिज संसाधन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट यदि भूगोल के अंदर जो खनिज संसाधन टॉपिक है। क्यों? क्योंकि खनन क्षेत्र बहुत सारे हैं, खनन क्षेत्र एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और आजकल जो बन रहे हैं ना प्रश्न, वो इसी बुक से बन रहे हैं, और सारे के सारे खनिज संसाधन के प्रश्न इसी टॉपिक से, यहाँ से 158 से 193 के बीच में दे रखे, और वहां से बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं है। अभी जो पेपर हुआ था लेटेस्ट, मैंने सबका चेक किया है, सारे प्रश्न इसी बुक से है ना। उसके अलावा ऊर्जा संसाधन है, क्या है दोस्तों? ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, उनको अच्छे से जानने का हम प्रयास करेंगे। उसके अलावा क्या है?
उसके अलावा है औद्योगिक विकास। क्या है औद्योगिक विकास? उद्योगों को देखेंगे अपन, कौन कौन से उद्योग है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग है, सीमेंट आधारित उद्योग है, हर इंजीनियरिंग वाले उद्योग है, उनको हम पार्ट वाइज बांट के, टुकड़ों में बांट बांट कर पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आपका प्रश्न बाहर ना हो, एक भी प्रश्न बाहर ना हो। सीमेंट उद्योग से बहुत शानदार प्रश्न बनता है, सूती वस्त्र उद्योग से बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं, ऊन उद्योग से शानदार प्रश्न बनते हैं। तो हम कोशिश करेंगे एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। उसके अलावा है दोस्तों परिवहन। क्या है? परिवहन। परिवहन बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है और बहुत ही पेचीदा टॉपिक भी है, क्योंकि नई संख्या पुरानी संख्या पूछी जाती है, लेकिन परिवहन भी बहुत आसान है। परिवहन बेसिकली अपन राजस्थान में 3 प्रकार का पढ़ेंगे दोस्तों, रेल परिवहन पढ़ेंगे, सड़क परिवहन पढ़ेंगे, वायु परिवहन पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और प्रश्न भी बनता है रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है, सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है, किशनगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है, डबोक हवाई अड्डा कहाँ है, ये नाल एयरपोर्ट कहाँ है, तो नाल एयरपोर्ट बीकानेर के अंदर है, रातानाड़ा जोधपुर के अंदर है, सांगानेर जयपुर के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, डबोक महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर है। ऐसे प्रश्न बनते हैं और अच्छे से करेंगे उन्हें। उसके अलावा मानव संसाधन यानी कि जनसंख्या, तो जो नवीनतम जनसंख्या का जनगणना का आंकड़ा है 2011 वाला, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी जो सबसे पेचीदे सवाल बन रहे हैं ना, एक तो खनिज से बन रहे हैं और दूसरा बन रहा है किससे? आप लोगों के जनगणना से। क्यों? क्योंकि हम जनगणना होती है तो 33 जिले की है, अभी अपने पास 33 जिलों का आंकड़ा है, हम ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 याद रख सकते हैं क्रम से, लेकिन अब वो क्या है 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर तक क्रम पूछ रहा है पूरा, 1 से लेकर 15 के बीच का। तो ये आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, है ना, अच्छा देने का आपको। उसके अलावा राजस्थान की जनजातियां, भील जनजाति, गरासिया जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया, डामोर, सांसी, कंजर, इन जनजातियों को अच्छे से देखेंगे। इनका आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी की सारी ओवरऑल दृष्टि से देखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और उसके अलावा राजस्थान में पर्यटन है, पर्यटन से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप राजस्थान का भूगोल पढ़ोगे, हर टॉपिक पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे, वो पर्यटन के अंदर आता है। राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, राजस्थान का इतिहास के अंदर जो किले देखोगे वो पर्यटन के अंदर है। कला एवं संस्कृति वाली चीजें देखोगे वो भी पर्यटन है। तो पर्यटन ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाता है ना। उसके अलावा राजस्थान में परिस्थिति के संकट एवं पर्यावरण प्रदूषण है, ये टॉपिक हर में नहीं होता है ना, सब में नहीं होता है, तो अपन फिर भी पढ़ेंगे जब पूरा भूगोल पढ़ेंगे। और फिर ये भौतिक प्रदेश का अलग से 2 टॉपिक दे रखा है, और इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि लेटेस्ट जो प्रश्न बना है ना वो यहां से बना है, किससे? 19वां। यदि आपके पास ये बुक है तो आपको ये टॉपिक 328 से 360 वाला जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती के पठार से लाइन उठा के प्रश्न बना है, लाइन उठा के पूरा का पूरा लाइन उठाया है, तो ये याद रखना। तो आज ये परिचय है, अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन पहला टॉपिक भी देख लेते हैं। अपन उन्हीं चीजों को देखेंगे जो आपके काम की है ना, और ऐसी चीजों को नहीं देखेंगे जहां से प्रश्न, जैसे कि राजस्थान एक सामान्य परिचय है ना, मतलब कि इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या है जो पूछा जा चुका है, जो आपको याद रखना है ना, क्योंकि सब आप याद नहीं करोगे, हर एक चीज अपन पढ़ नहीं सकते। तो पहले नंबर पर यहां पर जो दे रखा है वो दे रखा है आप लोगों के प्राचीन नाम। अब यहां से प्रश्न बनता है, ये इतिहास पढ़ोगे जो भी बता देते हैं टीचर, है ना, आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ाने वाले टीचर भी बता देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नाम, मतलब कि जो वर्तमान का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? वर्तमान का क्षेत्र, उसको प्राचीन समय में क्या बोलते थे? जैसे कि दे रखा है गंगानगर, गंगानगर के निकट के प्रदेश को क्या बोलते थे? योद्धे। ये आप लोगों के राजस्थान है, क्या है? राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान है। और ये है आप लोगों के श्रीगंगानगर, क्या है? श्रीगंगानगर। जब भी आक्रमणकारी आता था सिंध की तरफ से, तो वो कहां से आएगा? उत्तर से। कहां से आएगा? उत्तर से। तो आपके राजस्थान की सुरक्षा कौन करेंगे? राजस्थान के योद्धा। तो याद रखना, श्रीगंगानगर के अंदर श्रीगंगानगर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? योद्धे। ऐसे याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? योद्धे। तो श्रीगंगानगर का प्राचीन नाम, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में कि गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? योद्धे। उसके बाद अलवर के समीपवर्ती प्रदेश को क्या बोलते हैं? कुरु। क्या बोलते थे दोस्तों? कुरु। जो ये आप लोगों की ये वाला भाग है अलवर, ठीक है, इसको क्या बोलते थे पहले? कुरु। उसके अलावा दे रखा है भरतपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र क्या कहलाता था? शोरसेन। तो ये आप लोगों के ये हो गया, भरतपुर हो गया, है ना, और ये धौलपुर, ये करौली, ये वाले भाग को क्या बोलते थे? शोरसेन। तो श्रीगंगानगर को क्या बोलते थे? योद्धे। क्या बोलते थे? योद्धे। उसके अलावा आप लोगों के अलवर को क्या बोलते थे? कुरु। क्या बोलते थे? कुरु। उसके अलावा दे रखा है भरतपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र क्या कहलाता था? शोरसेन। कोटा बूंदी के क्षेत्र को क्या बोलते थे? हई हई। अब आप लोगों को ज्यादातर यही पता होगा कि कोटा को शिक्षा नगरी बोलते हैं, राजस्थान का कानपुर बोलते हैं, लेकिन वहां पर यदि ये प्रश्न बन गया ना कि हई हई निम्न में से किस भौगोलिक प्रदेश का प्राचीन नाम है, तो आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो प्रश्न इसी बुक से बना कर देता है और सब बता नहीं पाएंगे कि हई हई किसका प्राचीन नाम है। तो हई हई किसको कहा जाता था दोस्तों? हई हई किसको कहा जाता था? कोटा और बूंदी को। ये वाला भाग, ये
कोटा और बूंदी का प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पर किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। उसके अलावा जयपुर और टोंक का क्षेत्र को क्या बोलते थे? विराट। क्या बोलते थे? विराटनगर। ये जयपुर वाला और टोंक वाले भाग को क्या बोलते थे? विराटनगर। आप सभी जानते हो मत्स्य जनपद की राजधानी थी क्या? विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। वर्तमान में विराटनगर क्या है? बेराट है। क्या है? बेराट। और बेराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी। तो याद रखना दोस्तों, ये जयपुर और टोंक का क्षेत्र, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है ना। जयपुर और टोंक वाले भाग को क्या बोलते थे? विराट। और यहाँ से प्रश्न ज्यादातर, मेरा मानना है लगभग 90% है मिलाने वाली की। किसकी? सुमेलित और असुमेलित की। इधर की तरफ दे देंगे क्षेत्र और उधर प्राचीन नाम और बोलेंगे सुमेलित और असुमेलित को छांटिए। तो उसके अलावा एक तो हया है, हो गया कोटा और बूंदी का। उसके अलावा है नागौर के चारों ओर का प्रदेश अहि छत्रपुर। ये जो नागौर है ना, ये नागौर बीचों बात है ना, तो नागौर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अहि छत्रपुर। क्या था? अहि छत्रपुर। ये तो ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? नागौर का। वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर और पाली क्षेत्र, है ना। जोधपुर और पाली क्षेत्र क्या कहलाता था? गुर्जर प्रदेश, है ना। तो ये जोधपुर हो गया, और जोधपुर और पाली क्षेत्र क्या कहलाता था? ये वाला भाग पूरा का पूरा, इसको बोलते थे क्या? गुर्जर प्रदेश। क्या बोलते थे? गुर्जर प्रदेश। बीकानेर क्षेत्र को क्या बोलते थे? जांगल। ये बीकानेर, ये बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल। बीकानेर का प्राचीन नाम पुंगल भी है। क्या है? पुंगल भी है। ठीक है। और पुंगल आप लोगों के सभ्यता भी है। क्या है? सभ्यता भी है। कहाँ की? बीकानेर की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर क्षेत्र को क्या बोला जाता था? जांगल। बाड़मेर क्षेत्र के अंदर दोस्तों श्रीमाल। बाड़मेर क्षेत्र के अंदर दोस्तों श्रीमाल, जो कि किसका प्राचीन नाम है? भीनमाल। किसका? भीनमाल। तो श्रीमाल या भीनमाल ये किसका है? बाड़मेर क्षेत्र, इसको बोलते थे। ओके। उसके अलावा दोस्तों बाड़मेर, ये बाड़मेर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ये जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर या बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र को क्या बोलते थे? वल और दुंगल। क्या बोलते थे? वल और दुंगल। अब आप बताओ, वहां प्रश्न आ जाए, वल तो सबको पता है, वल तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, सबको पता है कि जैसलमेर का प्राचीन नाम है, बट वहां पर पूछ ले दुंगल निम्न में से किसका प्राचीन नाम था? तो आधे से ज्यादा तो शौक हो जाएंगे वहां पर, यार ये प्रश्न बना कहां से? भाई सामने दे रखा है, बुक में सामने दे रखा है वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, और यहीं से बना दिया उसने दुंगल किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर और बाड़मेर का। तो वल दुंगल ये किसके प्राचीन नाम है? जैसलमेर और बाड़मेर के। जैसलमेर का एक प्राचीन नाम और है जिसे बोलते हैं मांड। क्या बोलते हैं? मांड। ये भी पूछा जा चुका है ना। उसके अलावा है जालोर। जालोर का प्राचीन नाम क्या है? स्वर्णगिरी। अब क्या है कि हम स्वर्णगिरी बेसिकली पढ़ते हैं जैसलमेर। किसको पढ़ते हैं? जैसलमेर का प्राचीन नाम। जब मैं पीवाईक्यू सोल्व कर रहा था तो पीवाईक्यू के अंदर प्रश्न पूछा है स्वर्णगिरी किसका प्राचीन नाम है, और मान के रखा है क्या? जालोर। हम बेसिकली ये भी देखते हैं स्वर्णगिरी, क्या देखते हैं? स्वर्णगिरी किसका प्राचीन नाम है? जालोर। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑथेंटिक बुक में दे रखा है ना, तो प्रश्न पूछा है और वो माना भी किसको है? जालोर को। मैंने 2 से 3 प्रश्न देखे थे जिसके अंदर स्वर्णगिरी जालोर को ही मान के रखा है, तो आप भी प्रयास करना जैसलमेर और जालोर दोनों याद रखना। बाकी याद रखना स्वर्णगिरी किसको बोलते हैं? जालोर को। इसके पीछे कहानी भी है, इसके पीछे कहानी भी है, लेकिन वो बाद में चर्चा करेंगे। बाकी याद रखना स्वर्णगिरी किसका नाम है? जालोर का। किसका? जालोर का। तो ये जैसलमेर हो गया, ये बाड़मेर। बाड़मेर के बाद क्या आता है दोस्तों? जालोर। जालोर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? स्वर्णगिरी। क्या हो जाएगा? स्वर्णगिरी। ठीक है, ओके। उसके बाद है दोस्तों सिरोही और आबू चंद्रावती। क्या है? सिरोही और आबू का क्षेत्र क्या कहलाता है? चंद्रावती। ये मतलब कि आबू या सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? चंद्रावती। ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब कि पीवाईक्यू है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। उदयपुर चित्तौड़ का क्षेत्र क्या कहलाता था? सिवी जनपद, है ना। सिवी जनपद के अंदर कौन कौन से आते थे? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का भाग आता था। ठीक है। उसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये तो जाने कितने एग्जामों में पूछा है, जाने कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? बागड़। क्या बोलते हैं? बागड़ या बागड़। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो जाएगा प्राचीन नाम। ओके, एक बार फिर से देख लो जो मेन जैसे ये योद्धे किसको? गंगानगर को। कुरु किसको? अलवर को। उसके बाद भरतपुर, धौलपुर और ये आपके करौली को सोरशेन। ठीक है। हई किसको? कोटा बूंदी को। जयपुर टोंक को क्या बोलते थे? विराटनगर। नागौर के चारों पे अहि छत्रपुर हो जाएगा। जोधपुर पाली गुर्जर प्रदेश हो जाएगा। जांगल किसका प्राचीन नाम? बीकानेर का। बाड़मेर श्रीमाल का। आप लिख सकते हो, अभी आप साथ में लिख भी सकते हो इस चीज को, है ना। उसके अलावा बाड़मेर जैसलमेर को क्या बोलते थे? बल और दुंगल। क्या बोलते थे? बल और दुंगल। ठीक है, ये बल और दुंगल। जालोर स्वर्णगिरी, सिरोही आबू चंद्रावती, उदयपुर और चित्तौड़ सिवी, डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़। तो आप इसको लिख सकते हो क्योंकि 100% यहां से पहले भी प्रश्न बने और आगे भी बनते रहेंगे। ओके, अगला है दोस्तों माही नदी के क्षेत्र को क्या बोलते थे? कांठल। जो माही नदी है ना, ये माही नदी
ये लो एमपी से आ रही है और दक्षिणी राजस्थान से बहती है, ये आप लोगों के बांसवाड़ा और इधर की तरफ डूंगरपुर और इधर प्रतापगढ़। तो ये जो माही नदी है ना, ये बहती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, ठीक है। तो इस भाग को तो बोलते हैं यहाँ पर 56, कितने 56 नदी नालों का उपजाऊ मैदानी भाग है, समूह है, इसलिए इसको बोलते हैं 56 का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? 56 का मैदान। 56 का मैदान किस किस के बीच में स्थित है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और ये जो माही नदी जब प्रतापगढ़ से बहती है, कहां से बहती है? प्रतापगढ़ से, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कांठल। क्या बोलते हैं? कांठल। क्या बोलते हैं? कांठल। तो कांठल का मैदान या कांठल का मैदान किस जिले के अंदर है? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किसके अंदर है? प्रतापगढ़ के अंदर। किसके अंदर? प्रतापगढ़ के अंदर। ओके, तो माही नदी के क्षेत्र को कांठल बोलते हैं। प्रतापगढ़ भी माही नदी का क्षेत्र है, तो कांठल हो गया, लेकिन कांठल मेनली यदि जिला याद रखना है तो याद रखना प्रतापगढ़। उसके बाद है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्राम समूह को क्या बोलते हैं? 56 का मैदान। ये बता दिया मैंने। माही नदी, ऊपर प्रतापगढ़, नीचे बांसवाड़ा, इसको क्या बोलेंगे? 56 का मैदान। अब साथ में ये भी याद रखना, बांसवाड़ा इधर डूंगरपुर, ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं मेवल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेवल का मैदान। क्या बोलते हैं? मेवल का मैदान। आपका इसको बोलते हैं संयुक्त रूप से क्या? बागड़। क्या बोलते हैं? बागड़। इसीलिए इस माही नदी को बोलते हैं बागड़ की गंगा। क्या बोलते हैं? बागड़ की गंगा। फिर से माही नदी, ये माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजर रही है। ये सबसे पहले आप लोगों के ऊपर प्रतापगढ़, नीचे बांसवाड़ा, इन दोनों के बीच में 56 गांव का समूह है उपजाऊ, और वहां का जो मैदान है उसको बोलते हैं 56 का मैदान। यही माही नदी कहां से बह रही है? प्रतापगढ़, तो इसको बोलेंगे प्रतापगढ़ में क्या? कांठल। क्या बोलेंगे इस मैदान को? कांठल। आगे जब बढ़ेगी तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में इसको क्या बोलेंगे? मेवल का मैदान। क्या बोलेंगे? मेवल। ठीक है। यहीं पर ही एक नदी आती है सोम, इधर से आती है झाकम, जो किसमें मिल जाती है? माही में, और यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है बिनेश्वर धाम में। सोम, माही और झाकम का, ये भी याद रखना। ओके, और बाकी बताने की बहुत सारी बातें, लेकिन आगे बढ़ते हैं अपन। उसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भाग को ये यहाँ पर दे भी रखा है, ये देखो दे रखा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? मेवल। और मेवल के साथ साथ याद रखना देवालिया। मैंने मेवल बताया है, और ये याद रखना देवालिया। क्या बोलते हैं? देवालिया। और मैं 100% बोल रहा हूं, आने वाले टाइम पे यहां से प्रश्न जरूर देखोगे आप, क्योंकि सबने एक ही चीज रट के रखी है। क्या? 56 का मैदान। सबने एक ही चीज को रट के रखा है, 56 का मैदान, बागड़। अब जब हाई से प्रश्न बनेगा, ठीक है, तो भी बच्चा कंफ्यूज होगा उस दिन, और जिस दिन प्रश्न बना मेवल से और देवालिया से तो भी कंफ्यूज होगा। तो याद रखना, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो बीच का भाग है, इसे देवालिया या फिर मेवल का मैदान कहते हैं। अगला है अपने भैंसरोडगढ़। क्या है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का भाग, सॉरी, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के पठारी भाग को क्या बोलते हैं? ऊपरमाल का पठार। क्या बोलते हैं? ऊपरमाल का पठार। चलो ये देखो, ये आपके राजस्थान, क्या है? राजस्थान। ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान, ठीक है, ये प्यारा सा सुंदर सा राजस्थान। अब दे रखा है इन्होंने क्या? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? ये आपके है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। क्या है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। और बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा। इसके बीच का ये कौन सा भाग? ये है पठारी भाग। इस पठारी भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? ऊपरमाल। क्या बोलते हैं? ऊपरमाल। अब एक और बात बताऊं आप लोगों को, ये जो है ना, ये जो राजस्थान का ये दक्षिणी भाग है, यानी कि हाड़ौती का पठार का प्राचीन नाम मिलता है माल। क्या बोलते हैं? माल। और दोस्तों ये वाला जो पठार है नीचे वाला, इस पठार को बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? मालवा। मतलब कि हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का, मतलब जो एमपी में उसका उत्तरी भाग है। किसका? ये मालवा का पठार है एमपी, और इसका उत्तरी भाग कौन सा है? हाड़ौती। हाड़ौती का पठार का प्राचीन नाम क्या मिलता है? माल। और माल का ऊपरी पठार क्या कहलाता है? ऊपर माल। क्या कहलाता है? ऊपर माल। ठीक है। मालवा का ऊपरी भाग, जिसे हाड़ौती का पठार बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार, उसका प्राचीन नाम माल मिलता है। और माल का ऊपरी भाग क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? ऊपर माल का पठार। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है जयपुर के आसपास डूड नदी का प्रवाह है। यहाँ जयपुर के आसपास डूड नदी का प्रवाह है दोस्तों, और डूड नदी के प्रवाह की वजह से इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डूढाड़। क्या बोलते हैं? डूढाड़। ठीक है। तो ये देखो, जयपुर के आसपास डूड नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डूढाड़। क्या बोलते हैं? डूढाड़। तथा चूरू सरदार शहर, चूरू का जो सरदार शहर को क्या बोलते हैं? थली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चूरू के अंदर एक शहर है जिसका नाम क्या है? सरदार शहर। सरदार, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है दोस्तों? थली। क्या मिलता है? थली। क्या मिलता है? थली। उसके अलावा सीकर
और एक हो जाता है झुंझुनू। क्या हो जाता है? झुंझुनू। इनको संयुक्त रूप से सीकर, चूरू और झुंझुनू को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है दोस्तों? शेखावाटी। क्या बोला जाता है? शेखावाटी। यहां से भी प्रश्न बन जाता है। प्रश्न यूं बन सकता है, यहां दे देगा अलवर और प्रश्न बना देगा शेखावाटी में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अलवर। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है इसमें। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बुक के अंदर थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन काम की जो है वो पढ़ना है अपन को, सब नहीं पढ़ना है और सबसे प्रश्न बनता भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कौन सा कब बना है, कहां से बना है, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है, अगला है प्रचलित बोलियों के आधार पर भी राज्य के कतिपय क्षेत्रों का नामकरण हुआ है। जैसे राजस्थान भौगोलिक प्रदेश भारत का सबसे बड़ा 1 नवंबर 2000 के बाद में, है ना। तो इस भौगोलिक प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलियां बोली जाती है, तो उसी के आधार पर भी अलग अलग नाम है, अलग अलग क्या है नाम। जैसे कोटा बूंदी बारा, यहां पर कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली। कौन सी? क्योंकि यहां पर चौहानों की कौन सी शाखा? हड़ा शाखा ने राज किया है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हाड़ौती। क्या? हाड़ौती। और इस यहाँ पर बोली भी कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। उसके अलावा ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, झुंझुनू, पिलानी, सीकर। झुंझुनू, पिलानी और सीकर की शेखावटी बोली किसकी वजह से? शेखावतों के कारण। किसके कारण? शेखावतों के कारण। इसलिए ये क्या कहलाता है? शेखावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? झुंझुनू, पिलानी और सीकर, यहाँ पर शेखावटी बोली जाती है। वहां पर कौन रहा करते थे? शेखावत रहा करते थे, इसीलिए प्रदेश क्या कहलाया? शेखावटी कहलाया। उसके अलावा मेवाड़ शासकों का उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, ठीक है, ये क्या कहलाता है? मेवाड़। क्या कहलाता है? मेवाड़। उसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? बागड़ी। क्या बोली जाती है? बागड़ी। और इस प्रदेश को क्या बोलते हैं? बागड़। और प्रचलन से इसी को क्या बोलते हैं? बागड़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोली कौन सी है? बागड़ी, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बागड़। उसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़। क्या बोलते हैं? मारवाड़। तो दोस्तों ये नामकरण है। इसके अलावा एक बार इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। एक बार पॉइंट को पढ़ लो। राज्य के प्रादेशिक नामों के परिवर्तन का स्वरूप, मतलब पहले कुछ और था फिर बाद में बदला। तो सबसे पहले क्या बोलते थे? योद्धे। फिर उसके बाद हुआ जोयावाटी, गंगानगर। वर्तमान में क्या है? गंगानगर। मतलब कि गंगानगर को सबसे पहले क्या बोलते थे? योद्धे। उसके बाद में इसको क्या बोला जाने लगा? जोयावाटी। फिर बाद में इसका नाम क्या हो गया? श्री गंगानगर। उसके बाद है दोस्तों जांगल। ठीक है, ये कौन सा जिला है? बीकानेर। बीकानेर को क्या बोलते थे? जांगल। फिर वहीं पर आप लोगों के उस क्षेत्र में एक दुर्ग भी है, भटनेर, है ना। ठीक है, कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये भटनेर, फिर दोस्तों ये बीकानेर। ओके। उसके बाद है अही छत्रपुर। क्या है? अही छत्रपुर। अही छत्रपुर को अहीपुर भी बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या बोलते हैं? नागौर। गुर्जर से दोस्तों गुरजाना, और वर्तमान में ये मंडोर, जोधपुर, यानी कि मारवाड़ वाला भाग है। साकंभरी सांबर। बाद में दोस्तों ये अजमेरू, फिर वर्तमान में क्या बोलते हैं? अजमेर। ठीक है। श्रीमाल, स्वर्णगिरी, तो ये आप लोगों के ये हो जाएगा गोलोर या भीनमाल, ये ऐसे दे रखा है ना, जालोर। ये जालोर वाला जो भाग है वो है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। और वर्तमान में ये बाड़मेर, जालोर वाला भाग है वो है ना। बाकी ये याद रखना, प्रश्न पूछा गया है जो बता रहा हूँ, स्वर्णगिरी जालोर उत्तर माना था। क्या माना था? जालोर। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद है बल, पुंगल, ये किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर का। बाकी बल तो पूछा जा चुका है, और बल में उत्तर माना था जैसलमेर। क्या माना था? जैसलमेर। और पुंगल को मानते हैं दोस्तों बीकानेर। क्या है? बीकानेर। पुंगल सभ्यता भी है, कहाँ की? बीकानेर की। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, ढोला और मारू। तो मारू कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो कहाँ की थी? पुंगल प्रदेश की राजकुमारी थी। उसके अलावा अरबू यानी कि सिरोही का प्राचीन नाम क्या मिलता है? चंद्रावती मिलता है। विराट को पहले रामगढ़ भी बोलते थे, वर्तमान में क्या बोलते हैं? जयपुर बोलते। क्या बोलते? जयपुर। सिवी चित्तौड़ को बोलते हैं, और उदयपुर वाला भाग भी है ना। उसके अलावा कांठल, देवलिया, ये प्रतापगढ़ के प्राचीन नाम में मैंने बता दिया। पालन, दसपुर, ये झालावाड़ को बोलते थे। ये भी नए हैं, इसलिए हाईलाइट करके रखे हैं। बाई चांस अगर पूछ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए, तो ये पालन और दसपुर, ये झालावाड़। उसके अलावा है व्याघ्रवाट, ये बागड़ को बोलते हैं। बांसवाड़ा को ऐसा बोलते हैं कि माही नदी के किनारे पहले व्याघ्र यानी भाग रहा करते थे, इसलिए इसका नाम व्याघ्र घाट पड़ा। उसके अलावा बहुत पुष्प प्रदेश भी, ऑथेंटिक किताबें पढ़ोगे तो आप इसको पुष्प प्रदेश भी नाम मिलता है। बागड़ वाले भाग का क्या नाम मिलता है? पुष्प प्रदेश। जबालीपुर, ये स्वर्णगिरी जालोर को बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जबाली ऋषि ने तपस्या करी थी, इसलिए जालोर का नाम क्या पड़ा? जबाली ऋषि की वजह से जालोर पड़ गया। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो। थोड़ा सा और बता दूं, ये लास्ट पेज आप लोगों के, उसके बाद में देखेंगे। इसके अंदर दे रखा है ब्रिटिश काल में। किसमें? ब्रिटिश काल में। ठीक है, ब्रिटिश काल में यहाँ के मुख्य भाग को राजपूताना के नाम से पुकारा जाने लगा, और यही प्रश्न बनता है। अब यहां पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करके रखा है, मैं बता देता हूं।
ब्रिटिश काल में राजपूताना कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजपूताना कहा, लेकिन किसने कहा? तो राजपूताना कहने वाले थे जॉर्ज थॉमस। कब कहा? 1800 ईस्वी में। कब कहा? 1800 ईस्वी में। और किसने कहा? तो जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने। ये आयरलैंड के निवासी थे। ये कहां के निवासी थे दोस्तों? आयरलैंड के निवासी। इन्हें जहाज फिरंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाज फिरंगी भी इनका उपनाम है दोस्तों। इनका एक शिष्य है जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। किनका? जॉर्ज थॉमस का एक शिष्य है जिसका नाम क्या है? विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है विलियम फ्रैंकलिन ने, जिसका नाम है द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। वैसे ये पुस्तक अगर आती है तो आप कर दोगे क्योंकि इसी के नाम पर है ना, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक किसने लिखी है? विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में। इसी पुस्तक में इस नाम की जानकारी मिलती है। बाई चांस अगर वो थोड़ा हार्ड बनाता है प्रश्न, वैसे तो प्रश्न अब तक यही बना है कि राजपूताना कहने वाला व्यक्ति कौन है? जॉर्ज थॉमस है। ज्यादा से ज्यादा कब कहा? 1800 ईस्वी में कहा। ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है इसका शिष्य कौन था? विलियम फ्रैंकलिन था, जिसने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक है द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इसकी जानकारी मिलती है राजपूताना शब्द की। ज्यादा से ज्यादा इतना जा सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगला है किंतु राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। बहुत बार पूछा है यही प्रश्न सेम। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया? 1829 ईस्वी में। इसकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में दोस्तों कर्नल जेम्स टोड इस मरुभूमि को, इस राजपूताना भाग को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं राजस्थान। क्या बोलते हैं? राजस्थान। इस चीज को अच्छे से याद रख लेना कि 1829 ईस्वी में, ठीक है, राजस्थान या फिर मिल जाएगा आप लोगों के रायथान, या फिर आपको मिल सकता है रजवाड़ा। क्या मिल सकता है? रजवाड़ा। कहने वाले कौन थे? तो कहने वाले थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? स्कॉटलैंड के अंदर। और दोस्तों ये सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर मांडलगढ़ में आए थे। कहां पर आए थे? मांडलगढ़, भीलवाड़ा के अंदर आए थे। और इसके अलावा यदि आप लोगों इनकी पुस्तक का नाम पता लग गया, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है दोस्तों। ये पुस्तक इन्होंने, इनके गुरु है यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम है उनका? यति ज्ञानचंद्र, है ना, इनको समर्पित की है। ये पुस्तक किसे समर्पित की? इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को क्या किए? समर्पित। उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड घोड़े पर घूमा करते थे, घोड़े पर घूम कर बातें करते थे, और ये राजस्थान का इतिहास लिखते थे, है ना। तो इसीलिए इन्हें राजस्थान इतिहास का क्या बोलते हैं? जनक। मतलब कर्नल जेम्स टोड को क्या बोलेंगे? राजस्थान इतिहास का जनक, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इनको अलग अलग उपनाम से जाना जाता है, जिसे इनको बोलते हैं एनाल्स, क्योंकि इनकी पुस्तक कौन सी है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इनका एक उपनाम भी मिलता है। क्या? एनाल्स। क्या मिलेगा? एनाल्स। और इन घोड़े पर घूमते थे, इसलिए इनका नाम है घोड़े वाले बाबा। तो इनका 3 बहुत ही फेमस नाम है। एक तो राजस्थान इतिहास के जनक घोड़े वाले बाबा, और एक है एनाल्स, इनका उपनाम है दोस्तों। और इनकी पुस्तक याद रखना, ये एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। उसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा, ठीक है, एक और पुस्तक है। बाकी ये याद रखना, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिवीजन कर लो। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का सर्वप्रथम राजस्थान शब्द दिया, ठीक है, किस पुस्तक में? अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में, ठीक है, ओके। इसके अलावा दोस्तों ये पुस्तक किसको समर्पित है? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। इनके जो शिष्य है उनका नाम भी याद रखना, विलियम कुक। क्या रखना? विलियम कुक, ठीक है। इनके शिष्य का नाम क्या था? विलियम कुक था, ओके। इनके गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र था, ओके। और दोस्तों ये पुस्तक यति ज्ञानचंद्र को क्या है? समर्पित है। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है, क्योंकि हर बार यहां से प्रश्न बना है और हर बार बनता रहेगा। उसके अलावा कुछ चीजें दे रखी है। ये सारी जानकारी अपन, ये जितनी भी पॉइंट है, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप लोगों को मैं जिस बुक से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है वही प्रश्न को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन बुक से आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा अब तक, यदि आपने मेरी पूरी क्लास ली है, कि कुछ तो अलग है, जो आपके पास नोट्स है उससे बहुत कुछ क्या है? अलग है। बस पढ़ाने वाला होना चाहिए और आप पढ़ने वाले होने चाहिए। यदि आप मुझे समझोगे, जो मैं करना चाह रहा हूं उस चीज को समझोगे, तो आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सीधे प्रश्न तो हर जितने भी बैठेंगे एग्जाम हॉल के अंदर सब कर देंगे, लेकिन हार्ड प्रश्न को सही करना है तो आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है और बताना है कि यह वीडियो कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। सभी के सभी आप सभी का धन्यवाद।